getting identity with it. The vital attend. It's been thought that they take in time into you. So many days now, Jack stopping. हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, खुश भी होंगे। तो आज अपन लोग 10th क्लास का कविता शायद चैप्टर नंबर देखेंगे, कितना है? चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। CH चैप्टर नंबर 05। सभी लोग गुड मॉर्निंग। ठीक, क्योंकि अपन लोग हम तो शूट करते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं, अगले दिन अपलोड हो जाता है मॉर्निंग में। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो वीडियो शूट कर रहे हैं अपन लोग, हम सोम को कर रहे हैं कि आज सेकेंड सोमवारी है, इसलिए सोमवार को कर रहे हैं। लेकिन आपको ये वीडियो मिलेगा मंगलवार को, तो ये नहीं कहिएगा सोमवार को नहीं मिल रहा, मंगलवार को टाइम मिल रहा है, तो पहले एक दिन पहले करते हैं। तो चलो एक दिन पहले करते हैं। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। भारत माता, भारत भारत माता, ये कविता है, 10th क्लास का कविता है, भारत माता। और चैप्टर नंबर आपका है 5, चैप्टर नंबर है 5। और जिसके कवि हैं पंत जी, जिसके कवि हैं पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार सौंदर्य कवि पंत जी को कहते हैं। आप पूछेगा भाई आपसे, बताओ पंत जी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार सौंदर्य कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को भी कहते हैं। अब देखते जन्म। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी। हमको इस सर आने दो, अच्छा रहेगा तब। इसका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी उत्तरांचल प्रांत, मतलब उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला कोसानी नामक गाँव में, कोसानी नामक गाँव। पूछेगा कि ऐसे पंत जी का जन्म स्थान कोसानी नामक गाँव, पंत जी का जन्म स्थान कोसानी नामक गांव, जिला अल्मोड़ा, और राज्य उत्तरांचल या उत्तराखंड, ऐसे रहेगा। ठीक है। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद, मतलब पंत जी के जन्म के 6 घंटे के बाद इनके माता जी सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पूछेगा सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन के कितने घंटे के जन्म के बाद इनके माता जी सरस्वती देवी का देहांत हो गया? तो 6 घंटे के पश्चात। आगे इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत, इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत, और यह कोसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। ठीक, आगे बात करते हैं। शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा गांव में, प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है कि 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा इन्होंने गाँव में की, 1 से लेकर के 8 तक शिक्षा गाँव में की। आगे 10+2 बनारस से किया, 10+2 बनारस मतलब होता है कि वहाँ जो होगा बनारस, वहाँ से की। ठीक है। आगे प्रकृति का सौंदर्य कवि कहते हैं इसे, आपको पहले बता दिए थे। रचनाएं में काव्य है, काव्य है जिसका नाम है पल्लव, बड़ी इंपॉर्टेंट है पल्लव, जिसको अंडरलाइन कर रहे हो पल्लव। वीणा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उच्छ्वास उतना नहीं है। ग्राम्य, क्या? ग्राम्य, पल्लव, वीणा, ग्राम्य। किनका रचना है बताओ? तो पंत जी का। स्वर्ण कीर्तना नहीं है, गुंजन भी नहीं है, युगपथ थोड़ा बहुत है, और चिदम्बरा ये बहुत ही फेमस है। जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं वो बहुत ही फेमस है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना चारों याद रखिएगा। पल्लव, वीणा, ग्राम्या, चिदम्बरा और युगपथ। इसको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसे चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कि तो ये क्या होता है? पुरस्कार होता है, क्या पुरस्कार वगैरह होता है। इन्होंने कहानी नाटक उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने कहानी नाटक उपन्यास भी लिखे हैं। आगे यह छायावादी कवि है, यह छायावादी कवि है। पूछेगा किस युग का कवि है? यह छायावादी युग के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत बताओ किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। किस युग के कवि? छायावादी युग के कवि है। आखिर यह भारत माता, आखिर यह भारत माता चैप्टर, जो चैप्टर अपन लोग पढ़ रहे हैं, आखिर यह कहाँ से लिया गया है? याद रखना मित्रों, ग्राम्या नामक काव्य से लिया गया है, ग्राम्या नामक काव्य से लिया गया है। इसे बोलते संकलित। पूछेगा आपसे कि भारत माता कविता जो है यह कहाँ से संकलित है? तो ग्राम्या नामक काव्य से संकलित है। बात करते जब पूरा हो गया इसका निधन का, इसका निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 में इसका निधन हो गया था। निधन, मृत्यु, जन्म स्थान, ये 3 चीज बहुत याद रखना, और रचना वगैरह।
रचना में ग्राम्या याद रखना है, पल्लव, वीणा, युगपत और चितंबरा। इनमें ढेर सारा था, हम इतना ही लिखे हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट वगैरह है। बताओ मेरे साथियों, मेरे मित्रों, कि भारत माता कविता का कवि कौन है? पंत साहब हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका उत्तरांचल प्रांत, अल्मोड़ा जिला, कौसानी नामक गाँव में हुआ था। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त। गंगादत्त क्या थे? तो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट पद पे थे। आगे इनके माता जी की मृत्यु कब हुई थी? जब इसका जन्म हुआ था 6 घंटे के पश्चात। इन्होंने शिक्षा कहाँ से किया था? गांव से किया था। प्राथमिक शिक्षा हाई स्कूल कहाँ से किया था? बनारस से किया था। प्रकृति का सौंदर्य कवि इसे कहते हैं। रचनाएं हैं पल्लव, वीणा, ग्राम्या, युगवाणी, युगांत, स्वर्ण किरण, गुंजन और युगपत, चितंबरा। ठीक। आगे इन्हें कहानी, नाटक, उपन्यास भी लिखे थे। लिखे थे। आगे इसको चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। आगे है यह छायावादी युग के कवि है। यह छायावादी युग के कवि है। आखिर बात करें हम, यह कहाँ से लिया गया, तो याद रखना मित्रों, यह ग्राम्या नामक काव्य से लिया गया है। निधन की बात करें 29 दिसंबर 1957 में क्या क्या था, इसका निधन हो गया था। आई होप यहाँ तक समझ गए हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, और इसका PDF तो आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम में जाकर के। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। तो अपन लोग अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन मतलब एक्सप्लेन करते हैं कविता को। किधर गया भाई? आ जाओ। भारत माता, एक बार बोलो भारत माता की जय। चलो, भारत माता, जब अपन देश गुलाम था तो उस गुलाम के वक्त अपने देश पर ठीक बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ा। जब हमारा देश ब्रिटिश शासक के शासन में था, तब हमारे भारत में उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में अपन लोग आज जानने वाले है, कविता के थ्रू जानने वाले हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, मतलब भारत माता ग्राम निवास करती है। पूछेगा भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ग्राम में निवास करती है। क्या आपको इधर दिख रहा है? चलो, भारत माता कहाँ वास करती है? वास कहाँ करती है? ग्राम में। याद रखना, भारत माता कहाँ वास करती है? ग्राम में वास करती है। कहता भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। कहता है भारत माता ग्राम में वास करती है और खेतों में श्यामल 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 मतलब श्यामला कलर का फैला हुआ है, धूल भरा मेला सा आंचल। कहता है जैसे जिस प्रकार से एक माँ की आंचल श्यामला हो जाता है, उसमें धूल भर जाता है, उसी प्रकार से आज हमारा भारत का भूमि जो है उसका आंचल धूल भरा है। वहाँ पे कोई फसल वगैरह नहीं हो रही है, बंजर पड़ी हुई है, खेत खलियान वैसे ही बंजर पड़ी है। आगे बोल रहा है गंगा यमुना में आंसू जल। कहता है गंगा और यमुना इनकी आँख है। क्या है? गंगा यमुना इनकी आँख है। इनकी दो आँख है। और इसमें जो पानी है वो इसकी आंसू है। वो इसकी आंसू है। गंगा यमुना क्या है? इनकी दो आंखें हैं, और इनके आंखों में क्या है? इसमें जो पानी है वो इनके आंसू हैं। यानी कि बताओ आंसू हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और कहता है कि भारत माता एक मिट्टी की प्रतिमा तरह, मतलब मिट्टी का जो मूर्ति होता है उसी की तरह एकदम उदास बैठी है। अब मूर्ति में भी क्या होती है ना, एक खुशी होती है, लेकिन यह भारत माता जो है यह मिट्टी के समान इसका मूर्ति है, और वह उदास है। मतलब उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, बहुत अत्याचार किया अपन भारत में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अदरों में चिर नीरव रोदन। कहता है यहाँ पर जरित अपलक, कहता है गरीबी के कारण उनके यहाँ पर ऊपर में चिंताएं की रेखा दिख रही है। चिंताएं की रेखा दिख रही है, और वह पलक मतलब ये पलक उसे गिरा करके झुकी हुई है। मतलब इतनी
गरीबी आ रही है कि भारत माता अपने पलक को नीचे झुका करके वहाँ खड़ी है। ठीक है, कहता है यहाँ पर अधरों में चिर नीरव रोदन, कहता है दीर्घकालीन मतलब बहुत दिनों से भारत माता ऐसे ही हैं। ठीक है, आगे है युग युग के तम से विस्नन मान अपने घर में प्रवासी, कहता है युगों युगों से, ठीक है, भारत पर क्या रहा, भारत गुलाम देश रहा और अत्याचार होता रहा और इनका मन दुखी होता गया है, कैसा विषाक्त की तरह दुखी इसका मन होता गया है। यह अपने घर में प्रवासी, कहता भारत माता अपने घर में प्रवासी बने। प्रवासी मतलब होता है कि अपने घर में गैरोक्त रहना, कि हम कहीं गए हैं तो हमारे साथ गैरोक्त व्यवहार किया जा रहा है। कहता है भारत माता ठीक अपने घर में एक गैर अबला स्त्री की तरह रह रही है। कौन? भारत माता। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, कहता 30 करोड़, याद रखना कोटि मतलब क्या होता है, करोड़। पूछा जाएगा आपसे, बताओ बच्चों कोटि मतलब क्या होता है मित्रों, तो करोड़, करोड़ याद रखना। कहता 30 करोड़ आपकी संतान, 30 करोड़ आपकी संतान बिना कपड़े के हैं, 30 करोड़ आपका संतान बिना कपड़े के है, वस्त्रहीन है। ठीक, अद्र सुदित शोषित निरशस्त्र जन मूड असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी, कहता है कि वह आधा भूखे आधा पेटी भोजन खा करके जीवन को गुजारते हैं, शोषण किया हुआ है, मूर्ख है, असभ्य है और अशिक्षित है और निर्धन भी है। निर्धन भी आपका जो 30 करोड़ संतान है, अंग्रेजों ने शासन किया और सभी को मूर्ख बना दिया। सभी लोग आधा पेट खाना खाकर ही क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। अशिक्षित है, मूर्ख है, असभ्य है, ज्ञान नहीं है, नतमस्तक तरुतल निवासी, कहता है और आपका सर झुका हुआ है, और आपका सर झुका हुआ है। इसे पैर के नीचे निवास करने वाले दिनहीन अबला का अबला ऐसे लग रहा है। कहता है कि जैसे इस प्रकार ऐसा लग रही है आपकी मानो एक अबला नारी कुछ नहीं कर रही है, आराम से अपना मस्तक झुका करके नीचे खड़ी है, तरुतल निवासिनी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण शस्य पद पर तल लुंठित धरती सहिष्णु मन कुंठित, कहता है भारत माता आपके सोने जैसे फसलों को अंग्रेजों द्वारा पैरों तले रोंदा जा रहा है, और फिर भी आप चुप बैठी है। हमारा भारत देश में कहा से यहाँ पे सोने का चिड़िया था, यहाँ फसल अच्छा खासा हुआ करता था। अंग्रेज ने आया और नील का खेती किया और नील के खेती को बंजर बना दिया, और यही कहते हैं कि हमारा देश में भारत देश में सोने जैसी फसल उगा करता था, और आज वह अंग्रेज के पैरों तले रोंदा जा रहा है। ठीक, करदंत कंपित अधर मौन स्मित करदंत। ठीक, और कहता है कि ये सब आप जानते हुए भी आराम से आप मौन बैठी हैं, आपको पता है लेकिन आप फिर भी इस जानते हुए भी आप मौन बैठी हैं। राहु ग्रसित सरतेंदु हरासनी, कहता है जिस प्रकार से राहु ठीक चंद्रमा को क्या करते हैं, घेर लेते हैं और चंद्रमा नहीं दिखते हैं, यह पता है, जानते हुए भी इसी प्रकार से आप भी अंग्रेजों के ये हो गए। ठीक है, जैसे राहु आपको ग्रस लिया गया है और फिर भी आप कुछ नहीं कह रही है, ऐसा हाल हमारा था पहले बात। ठीक है, अगला देखते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिर रंकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छदित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूड गीता प्रकाशन, कहता है कि संपूर्ण देश को संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाली भारत माता आज लग रहा है कि आपका एक ज्ञान शून्य हो गया है। ये बोल रहे हैं ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी, कहता है हे भारत माता संपूर्ण विश्व को आप ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, और आज आपका लग रहा है ज्ञान क्या एकदम शून्य हो गया है। और आपके इस भ्रिकुटी पर जहाँ में ये चंदन टीका लगा है, आपके इस भ्रिकुटी पर
चिंताएं की रेखाएं दिख रही है और लगता है आकाश अंधकार से ढका हुआ है। ये बोल रहा है ना, क्षिति तिमिरांकित, मतलब आकाश आकाश अंधकार से ढका हुआ है, आंखें झुकी हुई है, नमित नयन नभ, और क्या है, आंखें झुकी हुई है। अगर आनंद श्री छाया शशि उपमित, और कहता है कि आसमान आसमान ठीक, आसमान में वाष्प, अच्छा वाष्प से मतलब आसमान में क्या है, वाष्प, आसमान वाष्प से ढका हुआ है। आगे बोल रहा है आपका यहाँ पर, आनंद श्री छाया शशि उम्मीद, कहता आपके मुखमंडल, आपके मुखमंडल पे ठीक, मुखमंडल पर चंद्रमा की जो कलाएं होती है वो भी नहीं दिख रही। चंद्रमा की जो कलाएं होती है ऐसे करके कलाएं, वो भी नहीं दिख। चंद्रमा एक अच्छा खासा रोशनी होती है, ठीक है, उसकी रोशनी आपके ऊपर क्या है, मुखमंडल पे दिख ही नहीं रही है। लगता है कि चंद्रमा जो होता है ना एकदम अमावस्या में चली गई है, ठीक है। चलो आगे है, सफल आज उसका तम संयम, कहता है सफल हुआ आज उसका ये तपस्या, तपस्या सफल हुआ, ठीक है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, और कहता आपने अहिंसा का, अपने संतानों को अहिंसा का स्तन पान मतलब होता है दूध पिलाना, ठीक है, दूध पिलाकर आज उसका यह तप आपने सफल कर दिया, ठीक है। हरती जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी, कहता है आप लोगों के मन के डर का, आपने लोगों के मन में जो डर था उसको आपने निकाल, ये बोल रहे हैं ना भाई। हरित जन मन भय भव तम भ्रम, कहता जितने भी लोगों के, आपके जितने भी संतानें थे और जिसमें जिसमें डर था, आपने उस डर को नाश किए। भय मतलब डर होता है, डर भ्रम को आज नाश किए। और जग जननी जीवन विकासनी, संसार से संसार में जो अज्ञानता पहले थी आप उसको हटा करके दूर कर दिया है, एक प्रकाश की तरह से दूर, अंधकार को प्रकाश में बदल दिया है। जो हमारा पूरा भारत उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, विकसित नहीं था, आपने प्रयास किया और ये सब पूरा मिट गया, ठीक है गुरु। चलो पूरा हो गया, आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ज़्यादा भारी वारी क्या है, कविता भारी उतना होता ही नहीं है, बस आपको मन लगे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपन लोग अगली क्लास में कर लेंगे। तो इसका पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ जा कर के संपूर्ण गोदली का पीडीएफ डाल दिया, आप वहाँ से पूरा किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लेखक परिचय एकदम बढ़िया से, जो जो हाईलाइट किया होगा वो इम्पोर्टेंट है, और जो हाईलाइट नहीं किया वो इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं है। एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है। कहा था कि रिवीजन ही डिवीजन होता है, यानी आप जितना प्रयास कीजिएगा रिवीजन करने का उतना ही होगा। क्योंकि कोई चीज़ है अगर आप उसको 1 महीना तक नहीं पढ़िएगा ना, वो भूल जा, दिमाग का ही होता है ना कि इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ को आप 1 महीना तक नहीं देखे हैं ना तो भूलना पक्का है, और भूलना क्या है, पक्का है। इसलिए ज़्यादा नहीं, 2 दिन पर या 1 दिन पर रिवीजन कीजिए। हर सब्जेक्ट रिवीजन करने से क्या होता है, कंप्लीट होता है। कोई भी विद्यार्थी जन्म से तेज तराज नहीं होता है, धरती पर आता है। जिन्होंने मेहनत किया वो बढ़िया पाया, ठीक है। कोई विद्यार्थी बहुत पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, तो पढ़ना मायने नहीं रखता है कि आप कितना रिवीजन कर पा रहे हैं उस चीज़ को, वो बहुत मायने रखता है। मतलब कितना कर पा रहे हैं, कितना मतलब कितना आप पढ़ पा रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। आप जितना पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है। आपको पता ही होगा, एक अच्छा विद्यार्थी, टॉपर विद्यार्थी हमेशा चाहता है कि मेरा रिवीजन हो। क्लास में जो क्लास आप जाए ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन घर जा कर के बैठ करके जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ना है।
एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार। शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें होगी, वो हम भी जानते हैं, लेकिन आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आगे दिक्कत होने वाली क्या नहीं है। माना कि चलो ये किताब लिए, आज हमको रिवीजन करना है, चलो हमको ना यहाँ से लेकर के ना ये माना कि 5 चैप्टर ले लिए, तो 5 चैप्टर हमको कितना समय लगेगा? आधा घंटा। अगर आप इसी 5 चैप्टर को कल पढ़िएगा ना, तो उससे 5 मिनट कम लगेगा, फिर अगला दिन उससे कम लगेगा। और जब पूरा पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो यही किताब आपको हमको लग रहा है 1 घंटा में ख़त्म कर देगी रिवीजन करते करते। जन्म कब आता है, मृत्यु कब आता है, माता का नाम, पिता का नाम क्या है, रोज़ ही पढ़ना है। चाहे आपका हिंदी रहे एंड चाहे आपका साइंस रहे या एसएसटी रहे। मैथ तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप मैथ में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करते रहिए। और बाकी सब तो वो रिवीजन का बात है, समझना है, रिवीजन करना है, जितना रिवीजन होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू। आज कितना काफ़ी है।